हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे। तो कल की हमारी क्लास थी नेशनल इनकम से रिलेटेड। उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करे थे, जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। एक देश के लोगों की जो टोटल इनकम होती है उसको ही उस देश की राष्ट्रीय आय बोला जाता है। उसके बाद हमने इसमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करे थे, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया। तो एक बार हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नेशनल इनकम वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको उस देश की जीडीपी बोला जाता है। यानी कि ये अगर इंडिया है तो इंडिया में इंडिया की कंपनी के द्वारा किया गया प्रोडक्शन, प्लस में विदेशी जो लोग रहते हैं उनके द्वारा किया गया प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को ही उस देश की जीडीपी बोला जाएगा। मान लो इंडिया की टाटा कंपनी प्लस में कोरिया की एलजी कंपनी, दोनों ने, इंडिया ने 100 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और एलजी ने किया 50 का। तो टोटल मिला के 150 जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, तो इसी को जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी के बाद आपका आता है एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी में हम जैसे जीडीपी हो गया तो वो एक देश की सीमा के अंदर होगा। अगर इंडिया का व्यक्ति बाहर 10 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो हमारे देश की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ओनली इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो प्रोडक्शन इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि इंडिया की कंपनी ने 100 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, प्लस में इंडियन जो बाहर काम कर रहे हैं उसको ऐड किया जाएगा। तो आपकी जो एनडीपी निकल के आएगी वो टोटल हो जाएगी 110। इसको बोलते हैं एनडीपी। आगे का जो आपका कंसेप्ट होता है जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है? इसमें जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। अभी जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ इंडिया के द्वारा, 50 का प्रोडक्शन हुआ एलजी कंपनी जो बाहर की कंपनी है। तो इसमें से अगर 8 प्रोडक्ट आपके डैमेज हुए हैं और 2 इसमें से आपके डैमेज हुए, तो टोटल आपके 10 प्रोडक्ट डैमेज हो गए, हानि होगी आपकी 10 प्रोडक्ट की। तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन। यानी कि जो आपके पास मशीनरी है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, उसमें अगर किसी प्रकार की टूट फूट होती है या मरम्मत पर जो पैसा खर्च होता है तो उसको हमारी जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जीएनपी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को जीडीपी में से माइनस कर दिया जाता है। तो अगर हमारी जीडीपी आती है 150 रुपये, मतलब 150 आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपकी जीडीपी में है, तो इसमें से 10 जो आपका डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके आपकी जीएनपी 140 रुपये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका जीएनपी। आगे हमने पढ़ा था एनएनपी। एनएनपी में आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। तो एनएनपी में हम एनडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारी एनडीपी थी 110। अगर इसमें से ओनली इंडियन का डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे तो इंडिया की कंपनी में 8 रुपये का, मतलब 8 गुड्स एंड सर्विसेज का जो डेप्रिसिएशन था वो इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें से 110 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो आपकी एनएनपी निकल के आएगी 102। तो
उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसमें मतलब एलजी वाला जो 2 डेप्रिसिएशन था उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाता बाहर की कंपनीज को। तो ये था हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल इनकम की जो गणना है वो कौन करता है। नेशनल इनकम की जो गणना है वो करता है आपका CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1951 में CSO की स्थापना करी गई। बाद में NSSO और CSO को मिला के 23 मई 2019 को NSO की स्थापना करी गई। वो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। NSO की क्या फुल फॉर्म होती है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और ये NSO जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो वो है आपका, एक मिनट। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? वो है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भी नेशनल इनकम की काउंटिंग कौन सा मंत्रालय करता है, कौन सा ऑफिस करता है। तो CSO करता था पहले, बाद में 23 मई 2019 को NSO में इसको चेंज कर दिया गया। NSO जो ऑफिस है वो किसके अंडर कार्य करते हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंडर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? यानी कि वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में वित्त का लेन देन होता है। इसमें ऐसे नहीं है भी हमने अब हमारा जो आपस में छोटे लेवल का लेन देन इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज का जो लेन देन होता है, बड़े मोटे पैसे का लेन देन होता है वित्तीय बाजार में। यानी कि वित्त का लेन देन औपचारिक तरीके से वित्त का जो लेन देन होता है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जिस मार्केट में वित्त का लेन देन एक औपचारिक तरीके से होता है। तो औपचारिक तरीके से कैसे होता है? इसमें पैसा उधार लिया जाता है और दिया जाता है। कि ऐसे हम छोटे लेवल पे पैसे उधार लेते हैं, जैसे अपने दोस्तों से ले लिए, उधार ले लिए, 100 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए, उसको बोल दिया भी 1 महीने के बाद तेरे पैसे वापस लौटा देंगे। तो वो उस चीज़ की गारंटी नहीं होती है भी वो 1 महीने के अंदर हमारे पैसे वापस लौटा देगा। लेकिन यहाँ पे एक गारंटी के तौर पे सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, यानी कि सिक्योरिटी के बदले यहाँ पे पैसे को उधार लिया जाता है। सिक्योरिटी मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे एक कंपनी है, उसको
1000 रुपये मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, छोटे तौर पे एक कंपनी है ए, 1000 रुपये उसको पैसे उधार चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, तो वो एक डॉक्यूमेंट जारी करता है, कागज या डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट की एक मनी वैल्यू होती है। इसमें कुछ शर्तें दी होती है, वो बताता है भी इतनी ब्याज के साथ मैं तेरा पैसा वापस लौटा दूंगा, तो वो एक कागज जारी करता है। इस कागज के बदले दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसे होते हैं तो वो उसको 1000 रुपये पैसे उधार देता है। तो ये होता है आपका वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार आपका 2 टाइप का होता है, एक तो वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है कैपिटल मार्केट, दूसरी होती है आपकी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, पैसा जो उधार दिया जाता है वो 1 साल या उससे अधिक साल के लिए, 1 साल या अधिक साल के लिए पैसा उधार लिया और दिया जाता है। और इसमें 1 साल के लिए और या उससे कम समय के लिए पैसा उधार लिया और दिया जाता है। तो 2 टाइप की फाइनेंशियल मार्केट होती है। इसका फाइनेंशियल मार्केट में जो होता है वो सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो आपका सेफ होता है और इसमें प्रॉफिट भले ही कम होता है लेकिन ये सेफ होता है। और जो आपकी कैपिटल मार्केट है वो इसमें प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है लेकिन इसमें सेफ्टी का मतलब सेफ्टी की दिक्कत रहती है, ये थोड़ा अनसेफ होता है। फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका जो कंट्रोलर होता है वो होता है सेबी। सेबी की क्या फुल फॉर्म होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और ये ही इस मार्केट को कंट्रोल करती है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो इसमें शेयर्स वगैरह खरीदती है, बेचती है, तो वो आपकी कैपिटल मार्केट में आती है। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका मनी मार्केट आरबीआई के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मनी मार्केट में भी अलग अलग जो सिक्योरिटीज के रूप में बिल जारी किए जाते हैं, कौन से हैं, एक टी बिल हो गया जो सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा टी बिल जारी किया जाता है जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है जनता से। एक होता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो कंपनीज के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के बिल होते हैं। यहाँ तक आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ आ गई होगी। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई कमी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।